Well, we are discussing about the polity section. Let us discuss the first question. फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन वन अनलाइक इन द सम अदर डेमोक्रेसी. व्हाट डज इट इम्प्लाई? मतलब क्या है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इसका मतलब क्या है? व्हाट डज इट इम्प्लाई? तो द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंडिया जो है कॉडिफाइड है कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरीके से पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्फ्लिक्ट को रोका जा सकता है. ऑल द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट जो है रिटन डाउन हो गए कॉन्स्टिट्यूशन में एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ओनली बिकॉज ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजन जो है एबल कर पाते हैं अपने फंडामेंटल राइट को एंजॉय करने के लिए. तो आपको पता है कौन सी स्टेटमेंट सही थी? यहाँ पे से फर्स्ट सही है, क्योंकि अगर आपका लिखित कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो ये रिड्यूस करेगा एग्जीक्यूटिव को विद एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्फ्लिक्ट के साथ. तो यहाँ पे से फर्स्ट सही है. इसकी डेफिनेशन जान ले रहे हैं. कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई करता है स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, पावर एंड फंक्शन जो सेंट्रल एंड स्टेट को मिली हुई है. तो यहाँ पे डिस्क्रिपेंसी का ज़्यादा स्कोप नहीं रहता है. ये जो है अवॉइड करने की कोशिश करता है जो मिसअंडरस्टैंडिंग डिसएग्रीमेंट बिटवीन द टू. ऑल द लॉज मेड इन दे आर कोडिफाइड सेपरेट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब जो कोडिफाइड लॉ के फॉर्म में होता है वो सेपरेट गैजेट में लिखा जाता है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में, और इसकी एक न्यू मेंटेन्ड बुक की जाती है लॉ बुक के नाम से. ये जो है पार्ट नहीं होता हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का. लेकिन यूके में ऐसा नहीं है, तो वहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, लेकिन वहाँ पे फंडामेंटल राइट भी इंजॉय किए जाते हैं पीपल के द्वारा. हाउएवर ओनली बिकॉज ऑफ द फंडामेंटल राइट आर रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. ये डिफिकल्ट है कि हम अमेंड एंड चेंज देम एज पर द विशेज ऑफ द पॉलिटिकल एग्जीक्यूशन. मतलब कि अगर आपके पास फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि कोई भी पॉलिटिकल पावर में आएगी गवर्नमेंट एंड वो अपनी विम एंड फैंसी से उसको चेंज कर दें. डेट इज़ वेरी मच डिफिकल्ट. अगर ऐसा होता है तो न्यूज़पेपर वगैरह छापेंगे एंड देन एक पॉलिटिकल प्रेशर वहाँ पे बनेगा. सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, कंसिडर करना है फॉलोइंग दिस स्टेटमेंट अबाउट प्रो टेम स्पीकर के बारे में. प्रो टेम स्पीकर फर्स्ट स्टेटमेंट जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है इस पर्सन को लोकसभा एज द स्पीकर प्रो टेम. सेकंड जो है कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन करता है कि इसकी ओथ दिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है स्पीकर प्रो टेम को. स्पीकर जो प्रो टेम है लिमिटेड पावर होती है इसकी डेट ऑफ द स्पीकर. तो आपको पता है कौन सी स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है? तो यहाँ पे सी सेकंड एंड थर्ड इज इनकरेक्ट. फर्स्ट सही है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है लोकसभा को एज द प्रो टेम स्पीकर. तो सेकंड गलत क्यों है? कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन करता है कि येस उसको दिलाई जाती है, शायद प्रेसिडेंट के द्वारा ही इसको दिलाई जाती है. जो प्रो टेम स्पीकर की बात करते हैं इसके पास लिमिटेड पावर नहीं बल्कि सेम पावर होती है जब तक वो स्पीकर की पोस्ट पे बैठा था. एक बात बताते हैं, स्पीकर की पोस्ट की पावर होती है ना कि किसी बंदे की जो वहाँ पर बैठता है, चाहे वो कोई भी टाइप का बंदा बैठा हो जो उस सीट पर बैठ जाएगा उसकी सेम पावर होगी. एनीवे एज प्रोवाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन द स्पीकर ऑफ द लास्ट लोकसभा वैकेट हो जाता है इज इमीडिएटली जब लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, जिसकी वजह से एक पर्सन को न्यू नियुक्त करना पड़ता है कि ताकि जो पूरी की पूरी जो क्या कहते हैं उसको पूरी की पूरी प्रोसीडिंग को कंटिन्यू किया जा सके. देयरफॉर प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है लोकसभा एज द स्पीकर प्रो टेम. यूजुअली सीनियर मोस्ट जो मेंबर होते हैं सिलेक्टेड फॉर दिस, जो सीनियर मोस्ट जिसमें ज़्यादा लोकसभा में जिसने सबसे ज़्यादा बार सर्व किया उसको यहाँ पे प्रो टेम स्पीकर बनाया जाता है. यूजुअली जो सीनियर मोस्ट नहीं था हमने बताया जो प्रेसिडेंट हिमसेल्फ एडमिनिस्टर करता है ओथ को प्रो टेम के. जो स्पीकर है प्रो टेम इसके पास सेम पावर होती है जो एक सिंपल स्पीकर की होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का कहाँ पे एग्जांपल मिलता है? तो व्हाट इज द एग्जांपल? जो सिटीजन अगर इनिशिएटिव लेते हैं तो वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का पार्ट है. रेफरेंडम होता है तो भी ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी का पार्ट है. रिकॉल में भी डेमोक्रेसी जो है डायरेक्ट हो जाती है. प्लेबिसाइट में भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है. तो यहाँ पे चारों स्टेटमेंट सही है. डेमोक्रेसी जो है टू टाइप की होती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट. अगर डायरेक्ट जहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी है तो जो पीपल एक्सरसाइज करते हैं अपनी सुप्रीम पावर को डायरेक्टली एज केस इन द स्विट्जरलैंड की यहाँ पे जो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम है तो शायद यही रीज़न रहा होगा कि वहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी को लेजिस्लेचर जो है एज अ पीपल वहाँ पे लाई करते हैं. देयर आर 4 डिवाइसेज ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी. मतलब यहाँ पे 4 डिवाइस मानी जाती है, जैसे रेफरेंडम हो गया, इनिशिएटिव हो गया, रिकॉल हो गया, देन प्लेबिसाइड हो गया. इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेटिव जो है पीपल बाय द पीपल एक्सरसाइज करते हैं सुप्रीम पावर को और कैरी करते हैं गवर्नेंस को. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड द आर्टिकल 341 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करते हैं सर्टेन प्रिविलेज एंड कंसेंट ऑफ द मेंबर ऑफ द शेड्यूल कास्ट. ओके, जो एससी कम्युनिटी के जो पीपल आर्टिकल 341 जो है इनको प्रोवाइड करता है कुछ प्रिविलेजेस तो वैसे भी एक गवर्नर को छोड़ के और प्रेसिडेंट को छोड़ के किसी को नहीं दिए गए हैं. एमपी एमएलए को भी थोड़े बहुत दे रखे हैं बट इनके अलावा किसी को भी शायद प्रिविलेजेस नहीं दिए गए हैं. एनीवे सेकंड जो है प्रेसिडेंट अलोन इज वेस्टेड विद द पावर टू एक्सक्लूड और इंक्लूड एनी एंटायरली इन द शेड्यूल कास्ट. ओके, प्रेसिडेंट सिर्फ ओनली प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो किसी को एक्सक्लूड या एंट्री कर सकता है शेड्यूल कास्ट की. ऐसी अगर लिस्ट में डालना है तो सिर्फ प्रेसिडेंट के पास पावर है, ये बोला गया है. यहाँ प्रोविजन नहीं है कि वो रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट बोथ इन लोकसभा एंड राज्यसभा. देयर इज नो प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट बोथ इन लोकसभा एंड राज्यसभा. ओके, कहीं पे भी जैसे लोकसभा हो गया राज्यसभा में शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन वहाँ पे नहीं है. तो बोलते हैं कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो यहाँ पे सेकंड एंड थर्ड इनकरेक्ट है. क्यों? फर्स्ट सही क्यों है? आर्टिकल 341 की अगर हम बात करते हैं वहाँ पे सर्टेन प्रिविलेज एंड कंसेशन देने की बात की जाती है शेड्यूल कास्ट को अंडर प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 341. फर्स्टली जो ऐसे इन रिलेशन टू द स्टेट यूटी टू बी इशूड बाय द नोटिफाइड ऑर्डर के द्वारा प्रेसिडेंट के द्वारा इशू की जाती है. बोथ क्लोज सेकंड एंड 344 इन्विसाज करता है किस तरीके से इंक्लूड और एक्सक्लूड कर सकते हैं शेड्यूल कास्ट को. बट ये जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू होता है ना कि प्रेसिडेंट के नोटिफिकेशन के थ्रू. पार्लियामेंट अलोन जो है वेस्ट है पावर की किसको इंक्लूड करना है एससी के लिस्ट में और किसको एक्सक्लूड करना है. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है रिजर्वेशन जो है
इज देयर ओनली इन द लोकसभा। रिजर्वेशन की बात करें तो सिर्फ लोकसभा में होते हैं, ना कि राज्यसभा में। आर यू श्योर? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है रिलेटेड द कंसीडर करना फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्टार कैंपेन। रिगार्डिंग स्टार कैंपेनर के बारे में ये क्वेश्चन है, करेक्ट बताना है। ये ओनली रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी है कैन हैव अ स्टार कैंपेनर, मतलब सिर्फ रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी जो है उसके पास ही सिर्फ स्टार कैंपेनर हो सकते हैं। द लिस्ट ऑफ स्टार कैंपेनर हैज़ टू कम्युनिकेटेड टू द चीफ इलेक्टोरल ऑफिस एंड इलेक्शन कमीशन विद इन अ वीक फॉर द डेट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन। ओके, जो स्टार कैंपेनर रहता है उसके बारे में बताना होता है चीफ इलेक्टोरल कमीशन को या फिर इलेक्शन कमिश्नर को कि एक हफ्ते के अंदर कि हम इस पर्सन को एज अ स्टार कैंपेनर के तरीके से यूज़ कर रहे हैं। ओनली प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है रीडर फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टी लिस्ट ऑफ स्टार कैंपेनर। सिर्फ प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो पॉलिटिकल पार्टी के स्टार कैंपेनर को हटा सकता है, रिमूव कर सकता है। तो ये कौन सी स्टेटमेंट सही है? यहाँ पे सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट गलत क्यों है देख ले रहे हैं। द इलेक्शन कमीशन रिमूव्ड बीजेपी अनुराग ठाकुर एंड परवेश साहिब फ्रॉम द पार्टी लिस्ट ऑफ द स्टार कैंपेनर। एनीवे व्हाट इज स्टार कैंपेनर कौन होता है? रिकॉग्नाइज पार्टी जो है जिसके पास 40 स्टार कैंपेनर हो सकते हैं एंड अनरिकॉग्नाइज जो पार्टी होती है उसके पास सिर्फ 20 हो सकते हैं, मतलब हाफ का थोड़ा फर्क होता है। लिस्ट जो है स्टार कैंपेनर की कम्युनिकेट की जाती है इलेक्शन कमीशन को द्वारा विद इन अ वीक में। नोटिफिकेशन जो है इलेक्शन कमीशन को द्वारा गैजेट के द्वारा देना होता है। द एक्सपेंडिचर इनकर जो कैंपेनिंग पे होता है जो सजेस्ट स्टार नोटिफाइड एग्जाम किया जाता है कि वो जो इलेक्शन एक्सपेंडिचर जो कैंडिडेट पे होता है। हाउ दिस ओनली अप्लाई व्हेन अ स्टैम्प कैंपेनर लिमिट हरसेल्फ टू अ जनरल कैंपेनर फॉर द पॉलिटिकल पार्टी शी रिप्रेजेंट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट है रिगार्डिंग जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट गलत है ये बताना है। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर करता है जुडिशियल रिव्यू टू सुप्रीम कोर्ट ओनली, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जो है जुडिशियल पावर को इन्फोर्स कर सकते हैं, कन्फर कर सकते हैं। द पर्पज जो है जुडिशियल रिव्यू का सिर्फ रिव्यू करना है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ओनली। जो सिंपल लॉ होते हैं उसको ये अमेंड नहीं कर सकते, जुडिशियल रिव्यू में अपनी साझेदारी नहीं दे सकते। जुडिशियल रिव्यू जो है पार्ट नहीं है हमारे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको बताना कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। यहाँ पे तीनों की तीनों इनकरेक्ट है, जान ले इसके बारे में। इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर करता है पावर जुडिशियल पावर में जुडिशरी बोर्ड सुप्रीम कोर्ट के पास भी ये पावर है और हाई कोर्ट के पास भी पावर, बट सबऑर्डिनेट कोर्ट के पास ये पावर नहीं है। फर्दर सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है कि जुडिशियल रिव्यू जो है किसका होना चाहिए, क्या ये बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है या इसके पक्ष में। पक्ष में तो कोई बात नहीं जाने देता है, लेकिन अगर ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है तो उसको वहाँ पे ही नल एंड वॉइड करार दे दिया जाता है। जुडिशियल रिव्यू जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का किया जा सकता है। जुडिशियल रिव्यू जो है लेजिस्लेशन ऑफ द पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर एंड सबऑर्डिनेट लेजिस्लेटर का किया जा सकता है। जुडिशियल रिव्यू जो है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन का भी हो सकता है, यूनियन स्टेट एंड अथॉरिटी एंड द स्टेट। नई जो कमेटी बनाई गई है जो सेंट्रल स्टेट रिलेशन की कौन कौन सी आज तक कमेटी बनी है? सरकारी कमीशन, LM सिंघवी कमेटी, राजमन्नार कमेटी एंड MM पुंची कमीशन। तो आप बताना कौन सी यहाँ पे सही है। फर्स्ट एंड फोर्थ इज राइट। फर्स्ट एंड फोर्थ LM सिंघवी जो है हमारे PRI से रिलेटेड है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से, ना कि हमारे सेंट्रल स्टेट रिलेशन से। एनीवे 1986 में राजीव गांधी ने अपॉइंट किया था कमेटी हम किस तरीके से कंसेप्ट जो रिविटलाइजेशन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट के लिए किया जा सकता है। तो LM सिंघवी ने जो इसको सलाह दी थी कि जो PRI है उनको हमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करना देना चाहिए, तभी 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन हमारे सामने आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं जो फॉलोइंग करना है आपको। फर्स्ट शेड्यूल रिलेट करता है किस तरीके से हमारे नेम्स हैं और स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी के। सेकंड स्टेट शेड्यूल में ये होता है कि पावर जो दे रखी होती है प्रेसिडेंट, गवर्नर एंड जजेस के। फोर्थ शेड्यूल में जो एलोकेशन होता है राज्यसभा के सीट का। सेवंथ शेड्यूल में डिवीजन जो पावर की दी जाती है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी को। होता है ना कौन सा यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड ओनली सही है। सेकंड शेड्यूल की हम बात करते हैं तो यहाँ पे सेकंड में आता है मनी से रिलेटेड मैटर आता है। एंड सेवन्थ से जो डिवीजन ऑफ सीट्स का नहीं बल्कि सब्जेक्ट का होता है लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3 में। फर्स्ट शेड्यूल की बात करें तो नेम एंड स्टेट दे रखा है। सेकंड में इन्वॉल्वमेंट अलाउंस से प्रिविलेजेस एंड प्रेसिडेंट एंड गवर्नर जजेस के दिए गए हैं। थर्ड शेड्यूल में जो ओथ अफर्मेशन ली जाती है MP MLA कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी की उसकी दी गई है। फोर्थ शेड्यूल में एलोकेशन जो राज्यसभा में किया जाता है स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी का। फिफ्थ शेड्यूल में जो रिलेटिंग एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से शेड्यूल कास्ट एरिया का होने का, शेड्यूल ट्राइब का। सिक्स शेड्यूल में प्रोविजन है जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरिया का है, स्टेट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। सेवन्थ शेड्यूल में दिया गया है कि किस तरीके से हम पार्ट को डिवाइड कर सकते हैं लिस्ट फर्स्ट, लिस्ट सेकंड और लिस्ट थर्ड में। एट शेड्यूल में लैंग्वेज रिकॉग्नाइज जो की जाती है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। नाइन्थ कितनी लैंग्वेज है? 24 या 22 और 14 ऑप्शन है। नाइन्थ शेड्यूल में एक्ट एंड रेगुलेशन जो स्टेट द्वारा डील की जाती है लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है एंड पार्लियामेंट डील करता है अदर मैटर से भी। और ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन 1951 के साथ ऐड किया गया था। जुडिशियल स्क्रूटनी इसमें बहुत कम होती है और 2007 में लेकिन सुप्रीम कोर्ट का रूल आई थी कि इसको हम 24 अप्रैल 1973 के बाद जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। 10th शेड्यूल की बात करें तो एंटी डिफेक्शन लॉ दैट इज एडेड बाय द 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1985 बाय द राजीव गांधी गवर्नमेंट। 11th शेड्यूल की बात करें तो पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की क्या क्या है, जिसका जो इम्फेसिस है आर्टिकल 40 में दिया गया है, मतलब ये वहीं से ही ड्राइव किया गया है। 12th शेड्यूल की बात करें तो पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है म्यूनसिपैलिटी की, जिसमें 18 सब्जेक्ट है। कंसिडर करना फॉलोइंग स्टेटमेंट को रिगार्डिंग नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के रिगार्डिंग।
नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल जो एस्टैब्लिश की गई थी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा, ये एक नोडल एजेंसी है किस तरीके से इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट किया जा सकते हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन का। जो मिनिस्ट्री डेवलपमेंट है NER जो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन माने जाते हैं नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के, मतलब जो मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के एक्स ऑफिशियल चेयरमैन बन जाते हैं नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के। सेकंड जो थर्ड जो है, इनिशियली सिक्किम जो है पार्ट नहीं था नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, लेकिन बाद में ऐड किया गया था 2002 में। तो आपको बताना कौन से स्टेटमेंट सही है, तो फर्स्ट एंड थर्ड सही है। ये जो सिक्किम है वो पार्ट नहीं था नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, लेकिन 2002 में इसको ऐड कर दिया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट NER जो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन नहीं होते हैं, देख ले रहे हैं इसके बारे में। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट की गई थी स्टैट्यूटरी एडवाइजरी 1971 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा, जो 7 नवंबर 1972 को शिलोंग में पिक्चर में आई थी। 8 स्टेट में यहाँ पे माने जाते हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एंड सिक्किम आर द मेंबर ऑफ द काउंसिल विद द रिस्पेक्टिव चीफ मिनिस्टर गवर्नर रिप्रेजेंटिंग देम। सिक्किम जो ऐड किया गया था 2002 में। इन जून 2018 चेयरमैनशिप ऑफ NEC जो ट्रांसफर कर दी गई कैबिनेट होम मिनिस्ट्री के द्वारा फ्रॉम होम मिनिस्ट्री टू डेवलपमेंट ऑफ NER, मतलब क्या 2018 में चेयरमैनशिप जो है NEC की, जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है, वो ट्रांसफर कर दी गई है। यूनियन कैबिनेट जो होगा जिसका होम मिनिस्ट्री जो है वो संभाली जाएगी डेवलपमेंट मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ NER। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कंसीडर करना फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जो रोल एंड फंक्शन है स्पीकर के ऑफ द लोकसभा। क्या रोल एंड फंक्शन दिए गए हैं जो स्पीकर होता है लोकसभा के, उसके बारे में। स्पीकर जो है क्वासी जुडिशियल बॉडी होती है, तो आपको बताना है। सेकंड जो है अल्टीमेट इंटरप्रेटर एंड आर्बिट्रेटर ऑफ द प्रोविजन जो रिलेट करता है हाउस से, वो जो है स्पीकर होते हैं। सोल रिप्रेजेंटेटिव होता है हाउस का इन द इंटरनेशनल आर्निया, सिर्फ यही एक पर्सन होता है जो अगर इंटरनेशनल आर्निया पे कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। तो आपको बताना कौन सी यहाँ पे सही स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे डी है। तीनों की तीनों स्टेटमेंट शायद यहाँ पे सही है मानी जा रही है। द नेचर द ड्यूटीज एंड स्पीकर जो टेक्निकली आर्बिट्रेटर का काम करता है, क्वासी जुडिशियल बॉडी से कहा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे लिमिटेड पावर होती है उसके पास। 10th शेड्यूल में इसके ऊपर एक और कब्जा से रख दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट भी इंटरफेयर कर सकता है। और वेल फैसिलिटी अबाउट बिजनेस तो यहाँ पे सिर्फ स्पीकर की चलती है, एक्सटेंशनली इनके फंक्शन की जिम्मेदारी इन्हीं को दी गई है। शी द अल्टीमेट इंटरप्रेटर होता है, आर्बिट्रेटर होता है इस प्रोविजन का जो रिलेट करता है हमारे हाउस से। हर डिसीजन जो है फाइनल बाइंडिंग होती है, ऑर्डिनरी कैन नॉट बी इजीली चैलेंज। ये डिसाइड करता है कितना ड्यूरेशन के साथ डिबेट होगा, कैन डिसिप्लिन मेंबर एंड इवन ओवरराइड डिसीजन बाय द कमेटी। शी रिप्रेजेंट कलेक्टिव वॉइस को रिप्रेजेंट करती है इन द इंटरनेशनल आर्निया। नहीं जो क्वेश्चन विच एक्ट इनेबल करता है गवर्नर जनरल की वो एसोसिएट रिप्रेजेंट है इंडियन पीपल विद द वर्क ऑफ द लेजिस्लेटिव बाय नॉमिनेटिंग देम टू हिज एक्सपेंडेड काउंसिल। ओके, कौन सा ऐसा एक्ट है जो गवर्नर जनरल को एसोसिएट करता है कि गवर्नर जनरल टू एसोसिएट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंडियन पीपल, कि उसको इंडियन पीपल का रिप्रेजेंटेटिव दर्शाया जाए गवर्नर जनरल का विद द वर्क ऑफ द लेजिस्लेटिव बाय नॉमिनेटिंग देम टू द एक्सपेंडेड, और वहाँ पे ही एक्सपेंड की गई थी काउंसिल। तो कौन सा ऐसा एक्ट था, तो 1861 का था। इंडियन काउंसिल एक्ट की अगर हम बात करते हैं, इसमें बिगिनिंग स्टार्ट हो गई थी कि रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन हमारे सामने आ गया था विद द लॉ मेकिंग प्रोसेस के थ्रू। ये प्रोवाइड करता है कि इस तरीके से वाइसरॉय जो है नॉमिनेट किया जाता है सम इंडियन एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर की तरह, और जो बाकी बाद में जितने भी लेजिस्लेशन है उसने एक्सपेंड करने का काम किया। 1862 में लॉर्ड कैनिंग देन वाइसरॉय थे, वहाँ उस पर 3 इंडियन को नॉमिनेट किया था, जैसे राजा वो बनारस हो गए, महाराजा पटियाला हो गए, सर दिनकर राव हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कंसिडर करना फॉलोइंग स्टेटमेंट को रिगार्डिंग द प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किस तरीके का प्रोसीजर फॉलो किया जाता है अगर हम इम्पीचमेंट करना चाहते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के। प्रेसिडेंट इन इंडिया कैन बी रिमूव्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ ट्रेजरी, ब्राइबरी, हाई कमिश्नर और मिसडेमर। तो आपको बताना है जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिमूव किए जा सकते हैं किस ग्राउंड में, ट्रेजन पे, ब्राइबरी पे, हाई क्राइम्स पे, मिसडेमर के। ये जो चार्जेस है इम्पीचमेंट को इनिशिएट की जैसे कोई भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में, टिल नाउ इम्पीचमेंट जो प्रोसीडिंग है सिर्फ एक हाउस में ही पास हो रही है, ओनली वंस बाय द प्रेसिडेंट। तो आपको बताना कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट की बात करते हैं तो फर्स्ट एंड थर्ड सही, इनकरेक्ट मतलब ये गलत है। सेकंड सही है, प्रेसिडेंट जो रिमूव किया उन्हें ट्रेजन नहीं, ट्रेजन वगैरह नहीं है। अगर वो वायलेट करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का तो ही ये एप्लीकेबल है। देख ले रहे हैं, द प्रेसिडेंट में ऑल्सो रिमूव फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ द टर्म थ्रू इम्पीचमेंट फॉर वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और वायलेशन का क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है। जो प्रोसेस स्टार्ट होगा कोई से भी हाउस में हो सकता है पार्लियामेंट के, ये हाउस इनिशिएट करने की बात की जाती है, जहाँ पे लेवलिंग द चार्ज अगेंस्ट द प्रेसिडेंट जो चार्ज है वो कंटेन की जाती है नोटिस के द्वारा। 1/4 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउस 14 दिन के लिए उनको टाइम दिया जाता है, और फिर कंसिडर करके देन उसको डिफेंड होने का भी मौका मिलता है। रिजोल्यूशन जो इम्पीचमेंट का प्रेसिडेंट हैज टू पास बाय 2/3 मेजोरिटी के साथ ये पास करना होता है, 2/3 मेजर ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द ओरिजिनेटिंग हाउस। ये जो है सेंड टू द अदर हाउस अदर इन्वेस्टिगेट द चार्जेस ड्यूरिंग द प्रोसेस। द प्रेसिडेंट हैज द राइट टू डिफेंड ऑन वन सेल्फ टू द ऑथराइज्ड काउंसिल। ये द सेकंड हाउस हैज आल्सो अप्रूव द चार्जेस मेड बाय द स्पेशल मेजोरिटी अगेन द प्रेसिडेंट जो है स्टैंड इम्पीच किया जा सकता है एंड वैकेट किया जा सकता है उसको पोजीशन पे। नो प्रेसिडेंट अभी तक इम्पीच नहीं किया जा चुका है, नेवर हैव बीन। नया जो क्वेश्चन है, जो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट द प्रेसिडेंट जो रिमूव किया जा सकता है ऑन द ग्राउंड ऑफ द ट्रेजन, अगर उसके द्वारा किया गया ब्राइबरी, हाई क्राइम या मिसडेमर किया गया है। और जो अभी डोनाल्ड ट्रंप को हटाने की बात चल रही थी वो मिसडेमर के बारे में ही की हिसाब से ही चली हुई थी। एनीवे लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ 13 नंबर।
कंसिडर करना है स्टेटमेंट को रिगार्डिंग 9th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 9th शेड्यूल अभी हमने पढ़ाया है। 9th शेड्यूल रिलेट किससे करते हैं? जो ये 9th शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 शंकरी प्रसाद केस का था, उसके थ्रू डाला गया था। जो सुप्रीम कोर्ट ने IR कोहियो केस के अंडर जो अथॉरिटी है जुडिशरी की, वो रिव्यू करने की जो बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेट करते हैं 9th शेड्यूल में आफ्टर 24 अप्रैल 1973 में ऐड कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ड्वेल टेस्ट लाई किए हैं कि किस तरीके से वैलिडिटी ऑफ लॉ और बेसिक स्ट्रक्चर को रूल किया जा सकता है। अगर इट वायलेट एनी फंडामेंटल राइट एंड इफ येस देन द वायलेशन ऑल्सो डैमेजेस और डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर। तो आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यस, यहाँ पे तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही है। 9th शेड्यूल वाज एडेड बाय द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन 1951। IR कोहियो केस में जो वर्सेस तमिलनाडु केस था, उसमें वेरियस 9th शेड्यूल में चैलेंज किया गया था इसको कि वो वायलेट कर रहा है कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी को। कोर्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बेंच ने कहा क्या था? बट इट द सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो पर्टिकुलर लॉ है 9th शेड्यूल में, वो 9th शेड्यूल में ओपन है जुडिशियल स्क्रूटनी के लिए। और जो लॉ प्लेस किया गया है 9th शेड्यूल में, केशवानंद भारती जजमेंट जो 24 अप्रैल 1973 से लागू हो गया था, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर का प्रोपाउंड किया गया था, उस दिन के बाद किसी भी लॉ को चैलेंज किया जा सकता है रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से भी। इसमें ड्वेल टेस्ट दिए गए थे वैलिडिटी की, हम किस तरीके से चेक करेंगे कि 9th शेड्यूल को फॉलो कर रहा है या नहीं, कि अगर ये किसी भी फंडामेंटल राइट को फॉलो कर रहा है या मान ले जाते हैं कि वायलेट कर रहा है किसी फंडामेंटल राइट को, अगर उसका आंसर येस है, और सेकंड जो है ये जो बेसिक स्ट्रक्चर को भी डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है, अगर उसका भी आंसर सही है, तो जो है 9th शेड्यूल में कोई भी लॉ है वो नल एंड वाइड हो जाएगा, फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया बनता फार है और एक बेसिक स्ट्रक्चर। दैट डाइकोटोमी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो क्वेश्चन है, डेट लेटर कंसिडर द एंटी डिफेक्शन लॉ, कई बार हम डिस्कस करते हैं। 10th शेड्यूल जो है इंसर्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के साथ 1976 में। तो आपको बताना है लेजिस्लेटर डिफाइंग द पार्टी विप को अगर कोई पर्सन या लेजिस्लेटर डिफाई करता है तो उसको मेंबरशिप लूज़ करनी पड़ सकती है। हाउस की मेंबरशिप लूज़ होगी, MP MLA फिर भी बना रहेगा। जो लॉ अप्लाइज टू बोथ पार्लियामेंट स्टेट असेंबली दोनों पे लागू होता है। तो आपको कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है? ये सेकंड एंड थर्ड सही है, क्योंकि जो 10th शेड्यूल इंसर्ट किया गया था 1985 में बाय द 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ना कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कहा जा सकता है। लेजिस्लेचर डीम किया जाता है कि वो किस तरीके से वॉलंटरी गिव अप मेंबरशिप इफ इज डिस्ट्रॉय डिसोबे करता है डायरेक्टिव जो पार्टी के द्वारा दिया जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फॉलोइंग जो है डेट आर द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म अपहेल्ड इन द इंडियन पॉलिटी, मतलब इसमें से कौन सा प्रिंसिपल है फेडरलिज्म का जो अपहेल्ड किया जाता है इंडियन पॉलिटी के द्वारा? एनी चेंज टू द कॉन्स्टिट्यूशन डेट अफेक्ट द पावर ऑफ द स्टेट मस्ट बी रेटिफाइड बाय मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट असेंबली, मतलब कोई भी चेंज अगर कॉन्स्टिट्यूशन में किया जाता है, अगर कोई भी चेंज कॉन्स्टिट्यूशन में किया जाता है डेट द पावर द स्टेट मस्ट बी रेटिफाइड बाय, मतलब अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी चेंज किया जाता है रिलेटेड टू द फेडरलिज्म तो स्टेट की परमिशन लेनी पड़ेगी, मतलब हाफ ऑफ द स्टेट जो है शुड बी रेटिफाइड या मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट शुड बी रेटिफाइड। सेकंड जो है, जो जुडिशरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है कि वो किस तरीके से अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का होता है। यूनियन टेरिटरी जो एडमिनिस्ट्रेट की जाती है बाय द सेंटर, तो आपको बताना कौन सा सही है। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट एंड सेकंड सही है। देयर आर सम यूनिट जो इंडियन यूनियन है विच एंजॉय करते हैं लिटिल पावर, देयर आर द टू स्मॉल टू बी बिकम एन इंडिपेंडेंट स्टेट एंड कुड नॉट बी मैनेज विद एनी अदर एग्जिस्टिंग स्टेट्स। ये जो एरिया है जैसे चंडीगढ़ हो गया, लक्षद्वीप हो गया, स्टेट ऑफ दिल्ली हो गया और यूनियन टेरिटरी के अंदर ये जो है इनके पास खुद की पावर लाइक का स्टेट है, बट कुछ मैटर जो है सेंटर के पास है, बट उसको हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो सेंट्रल के द्वारा गवर्न की जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ स्पेशल पावर की वो किस तरीके से रनिंग कर सकते हैं। ऑप्शन थर्ड जो है नो कनेक्शन विद द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म, तो ऑप्शन थर्ड के पास जो है कोई प्रिंसिपल नहीं है, तो क्वेश्चन के हिसाब से थर्ड सही नहीं है। एनी चेंज अगर कॉन्स्टिट्यूशन में किया जाता है तो रेटिफाइड किया जाता है स्टेट असेंबली के द्वारा, एक बार फिर से रेटिफाइड कर लेते हैं। जुडिशरी जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं किस तरीके से अमेंडमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन को वो इन्फोर्स किया जाए। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसिडर करना फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की रिगार्डिंग ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, प्रेसिडेंट डज नॉट एक्सरसाइज हिज डिस्क्रिप्शन ऑन द एडवाइस गिवन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ओके, प्रेसिडेंट जो है वो पावर को एक्सरसाइज नहीं कर सकता है जो दी गई है काउंसिल मिनिस्टर के द्वारा। सेकंड जो है, ऑल मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट टेक पार्ट इन इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट। ओके, लेजिस्लेटिव असेंबली के और जो दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट के वो पार्ट करते हैं इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट। ऑल द मेंबर बोला गया है, लेकिन यहाँ पे नॉमिनेटेड मेंबर नहीं होते हैं, ये भी याद रख सकते हैं। द प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इज नॉट डिस्क्रिशनरी पावर, तो आपको बताना कौन सा सही है। ऑर्डिनेंस पावर जो है डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, सही कि प्रेसिडेंट के पास कोई डिस्क्रिशनरी पावर होती ही नहीं है, तो ये वैसे भी सही है। जरूरी नहीं है कि ये डिस्क्रिशनरी पावर ऑर्डिनेंस से रिलेटेड। एनी ऑफ द प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज नॉट रिलेटेड विद द ऑर्डिनेंस पावर ऑफ द
on the discretionary power of the president. Anyway, president can send back to the advice given to the council of minister. ये 44th constitution amendment के साथ किया गया था. And other council to reconsider the decision. In doing this, so the president जो है अपनी discretionary का यूज़ करता है. When the president think that the advice जो है certain flaws या legal lacuna रह गए हैं तो बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं है कंट्री के, तो प्रेसिडेंट जो है आज किया जा सकता है काउंसिल के कि इसको रिकन्सिडर करें. ये जो काउंसिल है वो सेंड बैक किया जा सकता है, लेकिन ये जो है 14 दिन तक ही बाइंडिंग रहा जाएगा. अगर 14 दिन के बाद जो है ये दोबारा से प्रेसिडेंट को भेजा जाता है तो उसको ये साइन करना ही पड़ेगा. Whenever the office become vacant, अगर कभी भी वैकेंट हो जाता है ऑफिस, न्यू जो प्रेसिडेंट चूज किए जाते हैं इलेक्टोरल कॉलेज के कंसिस्ट ऑफ द इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा, ऑल स्टेट एंड द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली यूनियन टेरेटरी विद द नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर एंड पुडुचेरी. ओके, यहाँ पे सिर्फ सिलेक्टेड मेंबर के प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन होते हैं, इम्पीचमेंट में वहाँ पे नॉमिनेटेड मेंबर भी आते हैं, लेकिन यहाँ पे जब इसका इम्पीचमेंट नहीं बल्कि क्या कहते हैं इसको, जब इनका इलेक्शन होता है तो सिर्फ इलेक्टेड मेंबर ही वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. 17th क्वेश्चन कंसिडर कर लें फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन लॉ. जो लॉ अलाउ करते हैं पार्टियों कि वो मर्ज हो सकता है विद और टू अनदर पार्टी प्रोवाइड एटलीस्ट 2/3 अगर होते हैं तो फेवर करता है मर्जर को. यस, ये सही. ओके, सेकंड स्टेटमेंट जो लॉ डज नॉट स्पेसिफाई टाइम पीरियड फॉर द प्रेसिडिंग डिसाइड ऑन. ओके, डिसक्वालिफिकेशन प्ली के बारे में प्रेसिडिंग ऑफिसर के पास कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये बोला गया है, या फिर रूल ऑफ लोकसभा की जो बुक में उसमें कहा जा सकता है कोर्ट कैन इंटरवीन ओनली आफ्टर द प्रेसिडिंग ऑफिसर हैज डिसाइडेड ऑन द मैटर ऑफ द डिसक्वालिफिकेशन. मतलब क्या है, कोर्ट को जब भी इंटरवीन करना पड़ेगा जब जो मैटर है जो स्पीकर के द्वारा सुना दिया. तो यहाँ पे सेकंड एंड थर्ड सही है. फर्स्ट देख ले रहे हैं गलत क्यों है. स्टेटमेंट फर्स्ट कह रही है द लॉ अलाउ करता है पार्टी को मर्ज हो सकते हैं विद और इनटू अनदर पार्टी प्रोवाइडेड एटलीस्ट 1/3 नहीं, यहाँ पे 2/3 है, सॉरी. तो इस वजह से यहाँ पे फर्स्ट सही गलत है. अदरवाइज तो ये सारे के सारे यहाँ पे सही है. अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो यू आर इंटरेस्टेड. चलो मैं पढ़ दे रही हूँ. लेजिस्लेटर में चेंज देयर पार्टी विदाउट द रिस्क ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन इन सर्टेन केसेस. फॉर एग्जाम्पल 4 केसेस ऐसे माने जाते हैं. अगर जो पार्टी है 2/3 टूट जाती है तो वो जो पर्सन है कहीं पे भी मिक्सअप हो सकते हैं, किसी भी पार्टी के साथ अलाइन हो सकते हैं. जो लॉ इनिशियली स्टेट करता था जो प्रेसिडिंग ऑफिसर है 1/3 का था, और ऐसे भी माना जाता है कि उसके कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है. लेकिन ये कंडीशन जो है 1992 में स्टक डाउन कर दी गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिसमें क्या कहा था कि प्रेसिडिंग ऑफिसर जो है उसके पास अपील की जा सकती है डिसीजन की, हाई कोर्ट में भी सुप्रीम कोर्ट में. देयर नॉट बी एनी जुडिशियल इंटरवेंशन टिल द प्रेसिडिंग ऑफिसर गिवन हिज ऑर्डर. ये लॉ डज नॉट स्पेसिफाई टाइम पीरियड, जो प्रेसिडिंग ऑफिसर के पास डिस्क्वालिफिकेशन प्ली का टाइम पीरियड नहीं है. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कंसिडर करना फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रिविलेजेस मोशन. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू पार्लियामेंट्री प्रिविलेजिंग. Parliament privileges a certain right and immunity enjoyed by the member of parliament individually and collectively so that they can effectively discharge their function. Okay, parliamentary privileges ये right and immunity देते हैं member of parliament को individually collectively भी, ताकि वो discharge करें अपने function को effectively. Second में बोला गया notice moved in the form of the motion by a member of either house against those being held guilty of breach of privilege. किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अगेंस्ट कोई भी मोशंस लिए के आया जा सकता है कि वो अपने पावर का मिस यूज़ कर रहे हैं. सेकंड थर्ड में बोला गया है द लीडर ऑफ द हाउस इज द फर्स्ट लेवल ऑफ स्क्रूटनी ऑफ द प्रिविलेजेस मोशन. तो यहाँ पे लीडर ऑफ द हाउस जो है फर्स्ट लेवल ऑफ स्क्रूटनी होता है प्रिविलेजेस मोशन का. तब बताने कौन सा यहाँ पे सही है. तो फर्स्ट सेकंड सही है, थर्ड गलत है. देख ले इसके बारे में. पार्लियामेंट्री प्रिविलेज जो है सर्टेन राइट एंड इम्यूनिटी दी जाती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव सो दैट दे कैन इफेक्टिवली डिस्चार्ज देयर फंक्शन. इनका मेन मकसद ही यही होता है कि वो जो है अपने फंक्शन को डिस्चार्ज कर पाए, क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. ये निभाते कैसे दे डिपेंड अपॉन देम, बट कॉन्स्टिट्यूशन और द पावर जो रूल बुक है लोकसभा की राज्यसभा की, तो वो उनको प्रिविलेजेस प्रोवाइड करते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो इन द आर्टिकल 105 में ये दे रखा है. When any of these rights and immunities are discarded, तो जो ऑफेंस है ब्रीच माना जाता है. मोशन इज मूव्ड इन द फॉर्म ऑफ द मोटिव बाय द मेंबर ऑफ द ईदर हाउस अगेंस्ट दोज बीइंग हेल्ड गिल्टी ऑफ द. ओके, ये आप देख सकते हैं लिखा जा सकते हैं. जो स्पीकर या चेयरपर्सन होता है फर्स्ट लेवल अथॉरिटी होता है कि प्रिविलेज मोशन की. जो स्पीकर चेयर कैन डिसाइड कि प्रिविलेज मोशन पास होना चाहिए हिमसेल्फ और रिजल्फ टू रेफर इट द प्रिविलेज कमेटी और द पार्लियामेंट. मतलब इसके पास ही पार होती है कि वो कमेटी के पास स्क्रूटनी करने के लिए भेजे कि वेदर किसी पर्सन ने प्रिविलेज मोशन का बहिष्कार किया या फिर उसका मिसयूज़ किया. नया जो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज द बियरिंग ऑफ द गवर्नेंस ऑफ द ट्राइबल इंडिया. ओके, यहाँ पे कौन सा प्रोविजन ऐसा जो गवर्नेंस ऑफ ट्राइबल के बारे में बात करते हैं. तो कौन सा ऐसा शेड्यूल है 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल, 7th शेड्यूल एंड 10th शेड्यूल. तो आपको बताना है कौन सा यहाँ पे सही है. तो यहाँ पे डी सही है, मतलब डी मतलब फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सही है. राइट, देख ले रहे हैं. 5th 6th 7th में भी दे रखा है ये ट्राइबल के बारे में कहा जा सकता है. अब क्योंकि वहाँ पे सेपरेट लिस्ट है. सेपरेट लिस्ट का मतलब ये है कि ट्राइबल एरिया शायद प्रेसिडेंट के अंडर में आता है और जो उसका नुमाइंदा होता है रिप्रेजेंटेटिव होता है प्रेसिडेंट का, दैट इज गवर्नर भी उसको डिस्क्रिप्शनरी पावर होती है किस तरीके से वहाँ पे गवर्न करें. 5th एंड 6th शेड्यूल डायरेक्टली कंसर्न है ट्राइबल गवर्नेंस के साथ. स्पेशल प्रोविजन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल गिविंग
ट्राइबल कंट्रोल ओवर द लैंड एंड फॉरेस्ट। सेवन शेड्यूल जो कंसर्न करता है डिवीजन किस तरीके से लेजिस्लेटिव पावर सेंट्रल एंड स्टेट के बीच में हुए, ये कंसर्न करता है फॉरेस्ट से रिलेटेड, वेलफेयर से रिलेटेड, मिनरल एंड माइनिंग से रिलेटेड, जो डायरेक्ट बेयरिंग होता है ट्राइबल कम्युनिटी की इन इंडिया। तो एंड जो 10 शेड्यूल है अबाउट एंटी डिफेक्शन लॉ के रिगार्डिंग। आई थिंक मेरे हिसाब से गलत होना चाहिए, फर्स्ट एंड सेकेंड होना। एनीवे कंसिडर करना है आपको स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। टेकिंग इंस्पिरेशन, ये मतलब ये अमेरिका मॉडल से इंस्पिरेशन लिया गया है, हैज चूजन टू बिगिन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन विद इन प्रीएम्बल। सेकंड जो है वैल्यू जो इंस्पायर एंड गाइड किया है फ्रीडम स्ट्रगल को, वहाँ पे प्रीएम्बल में ये डाले गए हैं। ये सोल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, ये पूछा जा चुका है क्या ये सोल है शायद यूपीपीएससी में पूछा गया है। ये प्रोवाइड करता है स्टैंडर्ड टू एग्जामिन एंड इवेलुएट एनी लॉ एंड एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। ये प्रोवाइड करता है, यहाँ पे चार स्टेटमेंट से ये आप पढ़ सकते हैं। वैल्यू डेट इंस्पायर्ड एंड गाइडेड फ्रीडम स्ट्रगल, इसको सिर्फ यहाँ पे प्रीएम्बल में ही नहीं बल्कि डीपीएसपी में भी डाला गया है। डीपीएसपी में नहीं, जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटी एफडी में भी डाला गया है। टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम अमेरिकन मॉडल से यहाँ पे इंस्पिरेशन लिया है। इवन हमने ही इंस्पिरेशन नहीं लिया है बल्कि जो हमारे यूनाइटेड नेशन थे उन्होंने भी अमेरिकन मॉडल से ही वहाँ से प्रेम्बल उठाया है। ये कंटेन करता है जो फिलोसफी किस तरीके की सोचते थे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर एंड स्टैंडर्ड एग्जामिन, तो किस तरीके से एवेलुएट करना है लॉज को और एक्शन के गवर्नमेंट को किस तरीके से मॉनिटर करना है कि कोई लॉ और बैड है गुड है क्या, इसे द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ओसीआई स्कीम के बारे में एक क्वेश्चन नेक्स्ट। ओसीआई स्कीम जो है इंट्रोड्यूस की गई थी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 के द्वारा। ओसीआई स्टेक होल्डर जो है उसके पास ना तो राइट है, ना वोट करने का राइट है, ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिस वो होल्ड कर सकता है और ना ही वो पे कर सकता है एग्रीकल्चर प्रॉपर्टीज। आपको ये बताना है। नंबर थर्ड में रिसेंटली गवर्नमेंट हेल्ड किया है ओसीआई कार्ड होल्डर ऑल्सो एंजॉय फंडामेंटल राइट गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो बताना कौन सी स्टेटमेंट सही है, तो सॉरी इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट एंड थर्ड इनकरेक्ट है, यस यहाँ पे सेकंड सही है, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का यहाँ पे कोई अधिकार नहीं दिया गया है। और फर्स्ट की ये गलत क्यों है कि ये 55 नहीं 2003 का है। देखते हैं थोड़ा, सॉरी 2005 का है। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया माइग्रेशन स्टेटस दिया गया है फॉरेन सिटीजन ऑफ इंडिया ओरिजिन टू द वर्क इन द रिपब्लिक ऑफ इंडिया डिफिनेटली। सिटीजनशिप एक्ट 2005 में लाया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रिवेंट करता है इंडियन सिटीजन को कि वो डुअल सिटीजनशिप रखें। ओसीआई जो एक्चुअल सिटीजनशिप नहीं होता है बल्कि ये कह सकते हैं टेम्पररी भी नहीं कहा जा सकता, मतलब हाफ सिटीजनशिप कहा जा सकता है। मतलब कुछ राइट दे देना कि वो ये से वो यहाँ से बिलोंग करते थे तो थोड़ा वो लीनिएज है उनके खून में, देन दे हैव द इनवाइटेड इन इंडिया। कि हमारा जो ये भी कह सकते हैं जो हमारी फिलोसफी है जो महाउपनिषद से ली गई है, धरती वसुंब कुटुंबकम ऐसा कुछ है। नो राइट टू वोट, नो राइट टू होल्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिस, नो राइट टू बाय एग्रीकल्चर प्रॉपर्टीज। ओसीआई के बारे में यहाँ पे एंजॉय नहीं करता है फंडामेंटल राइट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग राइट टू। तो यहाँ पे देख सकते हैं दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा था। ओके, द गवर्नमेंट रिस्पॉन्स अंडर द प्ली जो राणा बख्शी एग्जीक्यूटिव दिनेश ठाकुर केस का था, राइट टू सीक इन्फॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट। ओसीआई कार्ड होल्डर जो है स्टैट्यूटरी राइट उनको अंडर द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 के मिले हुए हैं, जो गवर्नमेंट सेड इन एफिडेविट जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने कहा था। ये याद रखना है, मैच नहीं है यहाँ पे। नया जो क्वेश्चन आर्टिकल 12 से है कॉन्स्टिट्यूशन जो स्टेट क्या नोट करती है, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ ईच ऑफ द स्टेट और लोकल अदर अथॉरिटी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या यूनाइटेड नेशन। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड सही है, सही है यहाँ पे। यूनाइटेड नेशन जो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट या फिर हमारी नेशन स्टेट नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट ने रूल किया कि यूनाइटेड स्टेट जो है एक स्टेट नहीं है बल्कि 12 कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ऑफ इंडिया एंड नॉट अमेंडेबल टू जुडिक्शन द 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 412 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट करते हैं गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट है। जो क्वेश्चन पूछा द फॉलोइंग डज नॉट फाइंड मेंशन इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें से कौन सा वर्ड है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड नहीं किया गया है। सोशल जस्टिस के रिगार्डिंग, लिबर्टी ऑफ वर्शिप, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, लिबर्टी ऑफ रिलीजन। तो आपको बताना कौन सा यहाँ पे सही है। फोर्थ यहाँ पे सही है कि लिबर्टी ऑफ रिलीजन नहीं है। तो आपको प्रीएम्बल पता होना चाहिए, इवन याद होना चाहिए। देयर आर द ओपनिंग वर्ड लाइक वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोlemnly resolved to constitute India sovereign, socially secular, democratic republic and secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty जो हो सकती है, thought, expression, belief, faith and worship, equality जो हो status and community, sorry opportunity to promote among them all fraternity, ensuring the dignity of the individual and the unity and the integrity of the nation. Our Constituent Assembly is 26th day of the November 1949 do hereby adopt, enact and give ourselves this constitution। मतलब ये हमें को ही दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे द्वारा ही बनाया गया और हमको ही दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन कहा जा सकता है। ओके, लास्ट सेकंड क्वेश्चन है, नेशनल इमरजेंसी रिलेटेड है, इमरजेंसी रिलेटेड है, थोड़ा डेंजर में आ जाइए। नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करता है इफ़ सिक्योरिटी ऑफ इंडिया जो है थ्रेटन हो जाती है, इज़ नॉट थ्रेटन बट देयर इज़ अ केस ऑफ इमीनिएंट डेंजर। ओके, नेशनल इमरजेंसी तब डिक्लेयर की जाती है
कैन बी डिक्लेयर सिक्योरिटी ऑफ इंडिया इज नॉट इन थ्रेटन बट देयर इज अ केस ऑफ इमिनेंट डेंजर। ओके, जब बिल्कुल ही इंडिया की सिक्योरिटी पे खतरा नहीं आ जाता है, बल्कि कुछ अगर ऐसा लगता है कि आ सकता है खतरा, तो भी नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाती है। जो ऑपरेशन है नेशनल इमरजेंसी का ऑलवेज अप्लाई टू द होल ऑफ द इंडियन टेरिटरी, और जो नेशनल इमरजेंसी का जो ऑपरेशन है वो पूरी कंट्री पे ही लागू होगा। तो ये बताने कौन सा सही है, तो सिर्फ यहाँ पे ए सही है, देख ले इसके बारे में। अंडर आर्टिकल 352 ये जो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन 1976 के साथ इसको थोड़े से एरिया में भी हम नेशनल इमरजेंसी घोषित कर सकते हैं, ऐसा बोला गया था। अंडर आर्टिकल 352 जो प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकते हैं नेशनल इमरजेंसी सिक्योरिटी ऑफ इंडिया पार्ट ऑफ इट सर्टेन जो एक्सटर्नल एग्रेशन की वजह से, और ये डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी बिफोर द एक्चुअल अकरेंस ऑफ लॉ वार एक्सटर्नल एजेंसी किया जा सकता है। 42nd के हिसाब से ये डाल दिया गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द लास्ट क्वेश्चन यूसीसी के बारे में। यूनिफॉर्म सिविल कोड ये एक राइट है या प्रोवाइड किया गया है वन लॉ फॉर द एंटायर कंट्री एप्लीकेबल टू ऑल रिलीजियस कम्युनिटी इन देयर पर्सनल मैटर्स सच एज मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन। आर्टिकल 44 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का ले डाउन किया जाता है कि जितने भी ऑब्लिगेशन है स्टेट के कि वो सिक्योर करे यूनिफॉर्म सिविल कोड को, ताकि सिटीजन जो है थ्रू आउट द कंट्री, तो आपको बताना कौन सी स्टेट में सही है। ये शैल भी ऑब्लिगेशन नहीं है, माइट भी है, मतलब ये प्रतिबंधित नहीं है। देख ले इसके बारे में। यूसीसी की अगर हम बात करते हैं, ये 1 लाख लाने की कोशिश की जाती है कंट्री के अंदर। आर्टिकल 44 जो कॉन्स्टिट्यूशन का ले करता है कि इस तरीके से हम एंडेवर कर सकते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आर्टिकल 44 जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंडर आता है, जो आर्टिकल 37 करता है नोट जुडिशियबल है रहता है। मतलब आर्टिकल 37 में कहा गया है कि जो आर्टिकल 36 से लेके 51 तक है जो DPSP के अंडर आते हैं वो जो है नॉन जुडिशियबल है। ये 36 में जो स्टेट किस तरीके से डिफाइन की गई यहाँ पे बोला गया है, जो आर्टिकल 12 में जो स्टेट है उसी तरीके से डिफाइन की जा रही है। जो आर्टिकल 36 से लेके 51 तक जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न दिए गए हैं सेम एप्लीकेबल है जो स्टेट जो हमने आर्टिकल 12 में माना था। 37 में ये बोला गया है कि जितने भी ये 36 से लेकर 51 तक जो आर्टिकल वो नॉन जुडिशियबल ही नेचर है। तो आर्टिकल 37 यहाँ पे समझ में आ गया। बट द प्रिंसिपल ले डाउन द फंडामेंटल गवर्नेंस फंडामेंटल राइट इन्फोर्स इन कोर्ट ऑफ लॉ। आर्टिकल 44 कहता है स्टेट शेल अंडर, स्टेट को कोशिश करनी चाहिए, बट ये नहीं स्टेट कोशिश करेगा ही, अगर नहीं करेगा तो आप उसको जेल में लेकर जाके रख दोगे। अदर स्टेट इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल चैप्टर यूज द वर्ड इन अ पर्टिकुलर टाइप शेल इन पर्टिकुलर डायरेक्टेड पॉलिटी शेल बी ऑब्लिगेशन टू द स्टेट। आर्टिकल 43 मेंशन करता है कि स्टेट को एंडेवर करना चाहिए कि सुटेबल लेजिस्लेशन लेके आए। सुटेबल लेजिस्लेशन आर्टिकल एब्सेंट जो है नहीं सुटेबल लेजिस्लेशन जो है आर्टिकल 44 में एब्सेंट है। ऑल दिस इम्प्लाइड दैट द ड्यूटी ऑफ द स्टेट इज ग्रेटर इन अदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल देन इन द आर्टिकल 44। ओके, मतलब यहाँ पे कोशिश ये कहने की जा रही है। अगर हम अपना ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं तो जैसे 36 हो गया, 34 हो गया, 35 हो गया, एनी अदर कॉन्स्टिट्यूशन अदर देन आर्टिकल 44 वहाँ पे शेल का यूज़ किया गया। शेल जो है ज़्यादा इम्फेसाइज करते हैं स्टेट की कि वो जो आर्टिकल है अच्छी तरीके से इन्फोर्स करे, लेकिन आर्टिकल 44 में ऐसा कुछ नहीं देगा। तो इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं कि वो ज़्यादा जोर देना नहीं चाहते हैं। इट इज़ अप टू द स्टेट गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट ही होगा वैसे तो, कि वो इसको लेके आना चाहता है। इवन यह याद रख सकते गोवा एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। अब ये नहीं पता है किस तरीके से है, बट ये वहाँ पे स्टेट का लॉ है तो लागू है। एनी अदर कंट्री एनी अदर पार्ट ऑफ द स्टेट इज़ नॉट इंक्लूडेड।